नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 14 दिन हो चुके हैं। उत्तराखंड के सिलक्यारा की सुरंग में 41 लोग फंसे हुए हैं। और आप देखिए ड्रिलिंग के दौरान ओगर मशीन टूटी, मैनुअल कटिंग की तैयारी। सुरंग के 50वें मीटर पर ओगर का ब्लेड मोटे तार और सरिया में फंसा। मशीन के फंसे हिस्से को काटने के लिए मंगाया गया प्लाज्मा कटर देर रात तक पहुंचा सका सिलक्यारा। और सुरंग में 50 मीटर के करीब हो चुकी है ड्रिलिंग। श्रमिकों तक पहुंचने के लिए 7 से 10 मीटर ड्रिलिंग होनी बाकी है। और आप देखते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी में इसीलिए हमारे ऊपर सवाल भी उठते हैं कि आप देखते हैं कि एक लंबा समय हो चुका है, 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं निकाला जा सका है। उत्तराखंड की बात करें तो आप देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। सन 2000 में से इसे राज्य बनाया गया था 9 नवंबर को। यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब पायलट बन गए थे कल। तेजस में प्रधानमंत्री की उड़ान भरी है प्रधानमंत्री जी ने। और आपको बता दूं कि HAL तेजस एक भारतीय एकल इंजन डेल्टा विंग हल्का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमान अनुसंधान और डिजाइन केंद्र के सहयोग से डिजाइन किया है। और भारतीय वायुसेना भारतीय सेना के लिए इसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम से विकसित किया गया है, जो 1980 के दशक में भारत के पुराने मिग 21 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए किया गया है। तो उसी की बात हो रही है। और आप देखिए लक्ष्य के करीब पहुंचा आदित्य एल। सूर्य के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए L1 की यात्रा पर निकला भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य एल लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य अपनी यात्रा के अंतिम चरण में है। आदित्य के लैंग्वेज पॉइंट L1 में प्रवेश करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। आदित्य एल के L1 बिंदु में प्रवेश की तैयारी चल रही है। संभवतः 7 जनवरी तक आप देखिए L1 पॉइंट में प्रवेश कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और देखिए अगर हम लोग बात करें इसरो की, तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। ये आप देखिए सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा, इनके खिलाफ आप देखते हैं जांच होने की। भाजपा सांसद ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था इन पर, उसी में। और आप देखिए एक बात और बता दूं, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इस तरह की एजेंसियों के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एक एएसपी व 2 डीएसपी सहित 7 अधिकारी निलंबित हुए पीएम की सुरक्षा के मामले में। आप देखिए पंजाब में डीजीपी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य के गृह विभाग ने की कार्रवाई। जनवरी 2022 में किसानों ने रोका था रास्ता, 20 मिनट रोका रहा था काफिला। प्रधानमंत्री साहब का आपको याद होगा, उस समय काफी आप देखते प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि शुक्रिया कहिए अपने मुख्यमंत्री का कि मैं जिंदा लौट आया हूं। तो उसी समय की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में नहीं हटेगी प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ में प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक नहीं हटेगी। राज्य सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक के आदेश को संशोधित किया, फिर उसे रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सरकार की मांग को खारिज कर दिया और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और हमास ने रोकी इजरायल बंधकों की रिहाई। गाजा में युद्ध विराम के दूसरे दिन शनिवार को बंधकों व कैदियों की रिहाई को लेकर घंटों असमंजस की स्थिति रही। इजरायल हमास सदस्य की ओर से थोड़ी देर में रिहाई होने के बयान आते रहे, पर किसी की रिहाई नहीं हुई है। अब आप देखिए दोनों के बीच चल रहा है और आप देखते हैं कि कैसे रुक रहा है। बड़ा मुश्किल कहना हो रहा है, क्योंकि इजरायल भी नहीं मान रहा है और हमास डर रहा है। अब आप देखेंगे असाध्य बीमारियों के लिए मिलती रहेगी सरकारी सहायता। असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए बाजार में सस्ती देसी दवा उपलब्ध होने के बाद भी इसके लिए मिलने वाली 50 लाख रुपए की सरकारी सहायता जारी रहेगी। असाध्य बीमारी आप देखते हैं कि कई बार आप लोग सुनते रहते हैं ना कि उसे 2 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, 17 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, ये बीमारी है वो बीमारी है, तो वही असाध्य बीमारी होती है।
जांच के बिना किसी भारत की को दोषी ठहरा दिया। ये आप देखिए, भारतीय उच्चायुक्त कह रहा है, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा है कि जांच के बिना ही भारत को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का दोषी ठहरा दिया है। उन्होंने कनाडा से सबूत देने का आग्रह किया है। और आप देखते हैं इसीलिए कनाडा और भारत के रिश्ते भी बहुत बुरी दौर में चल रहे हैं। और छिटपुट हिंसा के बीच राजस्थान में आप देखिए 75% मतदान हुआ। कई विधानसभा क्षेत्रों में फायरिंग, तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग का प्रयास। भीलवाड़ा के मंडल में राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर हुआ हमला। आप देखेंगे एक बात और आप लोग देखेंगे, राजस्थान आपको ये देखने को मिलेगा, जयपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं हम लोग तो पाकिस्तान से लगती है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, इससे लगती है। राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, 5 राज्यों से लगती है। किससे लगती है? 5 राज्यों से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत में, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ये भी याद रखें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएलएफ के परिसरों की ईडी ने ली तलाशी। ईडी ने गुरुग्राम में प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के परिसरों की तलाशी की है। यह तलाशी रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक व उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत ली गई है। ईडी ने पिछले कई दिनों में हुई कार्रवाई में कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी की बात हो रही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाते हैं ना, फिर उसे आप देखते हैं कि वैध बनाने की कोशिश होती है। अफगान शरणार्थियों से 2 लाख एग्जिट फीस वसूल रहा है पाकिस्तान। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के 4 हत्यारों को उम्र कैद की। हत्याकांड के 5वें दोषी अजय सेठी 3 साल कैद जुर्माना भरने के बाद होगा रिहा। अब देखते हैं ये इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को दोषी करार दिया गया था। चलिए अब गांव, ये आप देखिए राजधानी के नेल्सन मंडेला मार्ग पर 30 सितंबर 2008 को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी गई थी उसी मामले में। अब गांव-गांव में जागेगी विज्ञान और शोध की अलग। ये विज्ञान और शोध के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान। नवंबर में के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले हफ्ते के बीच हर ब्लॉक में होगा राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन। और प्रत्येक ब्लॉक से करीब 4 से 5 स्कूल को चयनित किया जाएगा। अभियान में पीएम श्री स्कूल अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इसमें अच्छी बात है, आप देखते हैं इस तरह की पहल। अब आप देखिए आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं, चल रहा है दिल्ली में भी। आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल साहब और उपराज्यपाल की भी खूब तनातनी चलती रहती है, तो ये भी देख। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, जो 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा हुआ है ना, उसकी भी बातें खूब हो रही हैं। हमारे सामने एआई के उपयोग को लेकर मौलिक सवाल हैं, सीजीआई कह रहे हैं हमारे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। कहा लोगों को मिलने वाले संसाधनों में उसकी पहचान की अहम भूमिका है और एआई और व्यक्तित्व के बीच एक जटिल अंतर्संबंध खुद को अज्ञात क्षेत्रों में आवाजाही करते पाते हैं। अंग्रेजी में कानून बनाए जाने से क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। केरल हाईकोर्ट ने ये कहा है। हर गांव में एक हैम रेडियो की योजना है, देवू सिंह कह रहे हैं। अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित हैम फेस्ट इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, देख रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर ने, सैन्य अभ्यास में साझा की आतंकवाद विरोधी अभियानों की विशेषज्ञता। उत्तराखंड में सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास के दूसरे दिन शनिवार को भारत और नेपाल के सैनिकों ने आतंक विरोधी अभियान के अनुभव साझा किए। और आप लोगों को बता दूं कि सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 17 के दूसरे दिन ये हो रहा है, और ये किसके बीच हो रहा है? भारत और नेपाल के बीच। और आप देखिए उत्तराखंड में हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। ये आप लोग देखेंगे हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी उत्तराखंड से, ठीक है।
सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक, 4 को शुरू होकर 22 दिसंबर को समाप्त होगा सत्र। वोट की गिनती के कारण 2 दिन पहले बुलाई गई बैठक। डॉक्टर और स्वास्थ्य समूह ने तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने की मांग की है। और आप देखें कि सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया है। व्यापक भरण पोषण कानून लाने पर विचार करे संसद, हाईकोर्ट का राय ताकि गुजारा भत्ता के लिए नहीं लगाने पड़े कोर्ट के चक्कर। केंद्र सरकार ने लद्दाख के स्थानीय प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया। केंद्र ने लद्दाख की मांगों पर चर्चा के लिए बनाई थी समिति। 4 दिसंबर का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे अध्यक्षता इसकी। चलिए ये भी याद रखिएगा। ये राजनीति की खबरें हैं, ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा। अगर कभी टाइम नहीं कट रहा है तो आप लोग जरूर देख सकते हैं कॉमेडी के लिए, क्योंकि आजकल हमारे नेता जिस तरह से बयानबाजी करते हैं वो किसी कॉमेडी से कम नहीं होता है। बस अगर आप लोग एग्जाम की दृष्टि से देखना चाहते तो चुनाव आयोग के बारे में याद रखिएगा। आज आप लोग चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा, और जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में और रिजल्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे विधायक। 65 वर्ष बाद नई नियमावली से संचालित होगी सदन की कार्रवाई। सदन में पर्चे बांटने व दस्तावेज फाड़ने पर रोक, घर बैठे किसी कार्रवाई में शामिल हो सकेंगे विधायक। अच्छी बात है। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों ने 100 करोड़ रुपए की पेंशन छोड़ी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का बात होते हुए भी पेंशन लेने से किया इनकार। बची राशि वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रमों पर खर्च होगी। ये आप देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो खत्म हो जाएगी गरीबी, नीतीश कुमार कह रहे हैं। ये आप देखेंगे, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कई राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहते हैं, आखिर इसमें फायदा क्या है, ये होता क्या है? तो विशेष श्रेणी का वर्गीकरण केंद्र द्वारा स्थापित संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ऐसा नमूना है जो आप देखते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। संविधान की आप देखते हैं कि SCS के लिए प्रावधान नहीं करता हमारा संविधान, यानी कि विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए प्रावधान नहीं कहता है। यह वर्गीकरण बाद में आप देखिए 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है। पहली बार आप देखते हैं कि 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा मिला था। पूर्व में योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए SCS प्रदान किया गया था। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है एक तरह से। और इसमें क्या रहता है कि देखिए, जो अनुदान मिलता है ना वो कम अधिक हो जाता है, और आप देखते हैं जो ब्याज पर पैसा मिलता है केंद्र सरकार से वो कम हो जाता है राज्यों को। इसीलिए आप देखते हैं, कहते हैं कि इसमें, अब देखिए इसमें लाभ की अगर हम लोग बात करें, और वैसे आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए गाडगिल सिफारिशें रखी गई हैं। पहला पहाड़ी इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व और या फिर जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति, आर्थिक और आधारभूत संरचना पिछड़ापन हो, राज्य की वित्तीय की अव्यवहार प्रकृति हो। ये इसकी शर्तें रखी गई कि इसमें अगर आते हैं तो हो सकता है विशेष राज्य की श्रेणी में जोड़ा जा सकता है। इसके लाभ की बात करें तो अन्य राज्यों के मामले में 60 या फिर 75% की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, जब से इस निधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और वित्त वर्ष में अव्यवस्थित निधि व्यवगत नहीं होती है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयात एवं निगम कर में महत्वपूर्ण रियायतें दी जाती हैं। केंद्र के सकल बजट का 30% वैश्विक श्रेणी के राज्यों को दिया जाता है, इसलिए आप देखते हैं कि इसकी मांग ज्यादा होती रहती है। ये भी आप देखेंगे, ये रविवार विशेष है, ये आप देखिए आपके लिए भी मोटिवेशनल स्टोरी यहाँ लिखी जाती। उलझे प्रश्न सुलझा रहे हैं अमेरिका में प्रशिक्षित गुरुजी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के
टली स्थित सरकारी विद्यालय में मैथमेटिकल पार्क में पढ़ते विद्यार्थी। नवाचार से समृद्ध होता शिक्षा का अधिकार। और देश को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की में शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। हर बच्चे की विद्यालय तक पहुंच हो, इसके लिए आप देखिए अधिनियम बनाया गया था। अब शिक्षा के मूल अधिकार को नया आयाम देने के लिए भी केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बीते दिनों खबर आई कि IIT गांधीनगर की मदद से शिक्षा मंत्रालय देश भर में खेल खिलौनों और प्रयोगों से बच्चों में विज्ञान तथा गणित की प्रति रुचि जगाएगा एक तरह से। और यह विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 का भी भाग है माना जा रहा है। और मछली पकड़ो, विज्ञान पढ़ो और दुनिया बदलो, देख लीजिए। प्रयागराज में आप देखिए निगदिलपुर होलागढ़ प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती शिक्षिका चित्रांशी श्रीवास्तव। ये आप देखिए विज्ञान के में गणित विज्ञान किए मजबूत तो प्रवेश परीक्षाओं में आगे बढ़े बच्चे। यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल को भी अधिकाधिक बच्चों तक गणित विज्ञान समझाने का बनाया माध्यम। आजकल आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको अपने घर में ही मिल जाती हैं अगर आपके पास एक मोबाइल स्मार्टफोन है और इंटरनेट की सुविधा है। प्लास्टिक के कचरे से बनाई ज्ञान की प्रयोगशाला। और शिक्षक यतीश कुमार की बनाई प्रयोगशाला में आकर्षक आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठोस दृश्य गैस का सिद्धांत, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, आणविक मॉडल, बेलन, शंकु, कोण, त्रिभुज व चतुर्भुज, वृत्त व त्रिखंड गुण आदि आधारित मॉडल हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लास्टिक की बोतल से समझाया जाता है। सिर्फ मारना पीटना ही क्रूरता नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट कहा एक व्यक्ति के लिए जो क्रूरता है दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। चलिए ये बातें भी हो रही हैं। ये आपका संपादकीय पार्ट है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ काफ़ी मदद पहुँचाता है। आपको क्या करता है? मदद पहुँचाता है। अब आप देखिए मुफ्त खोरी की खतरनाक राजनीति, जो आप लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। इसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग फ्री की रेवड़ी भी कहते हैं, रेवड़ी संस्कृति भी कह देते हैं। और इसमें आप देखते हैं एक पार्टी अगर ऐसा कर दी तो दूसरी की मजबूरी बन जाती है कि उसे और बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में बीजेपी वालों ने कहा कि कांग्रेस वालों ने कहा 500 का सिलेंडर देंगे, बीजेपी वालों ने कहा हम 450 का सिलेंडर देंगे, फिर कांग्रेस वालों ने कहा कि आप देखेंगे 400 का सिलेंडर देंगे। कहीं ये मैं सोचता हूँ कि ऐसे ये ना कह दिया जाए कि हम फ्री में सिलेंडर देंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अभी 4 में तो हो चुका है, तेलंगाना में बचा हुआ है। अब केवल तेलंगाना में मतदान होना शेष है। इन राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान यह बात और उभर कर सामने आई है कि मतदाता राजनीतिक दलों के प्रलोभन का शिकार बनने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर मतदाता राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में यह नहीं दिखता है कि उसमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, नागरिक सुविधाएं, बिजली, पानी आदि के ठोस वादे किए गए हैं या नहीं। अब यह देखता है कि किस दल ने उन्हें क्या क्या मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने के वादे किए हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वह ना तो प्रत्याशी की छवि पर गौर करता है और ना ही उसके दल की नीतियों की। वह यह अधिक देखता है कि उसे क्या क्या मुफ्त मिलने वाला है। वास्तव में इसी कारण रेवड़ी संस्कृति तेजी के साथ फल फूल रही है और विभिन्न दल मतदाताओं को तरह तरह की सुविधाएं और वस्तुओं की मुफ्त देने की घोषणा नहीं करते, बल्कि वे उन्हें नगद राशि देने की भी वादे करते हैं। कोई भी दल यह बताने को तैयार नहीं कि वे मुफ्त वस्तुएं जैसे कि स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, सोना, मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा समेत अन्य वस्तुएं और सेवाएं देने के जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे। वास्तव में यह वह सवाल है जो मतदाताओं को करना चाहिए। वह यदि यह सवाल नहीं करता तो लालच और फुरी लाभ के कारण। और आप देखते हैं कि समस्या केवल यही नहीं है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए आर्थिक नियमों की अनदेखी करके बेहिसाब लोक लोहावन घोषणाएं रहे हैं। ये आप देखते हैं कि बल्कि यह भी है कि उन्हें गुपचुप रूप से किस्मों की सामग्री और पैसे देकर उनके वोट खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है और इसलिए कि औसत मतदाता चंद पैसे और मुफ्त की वस्तुएं या सुविधाओं के एवज में अपना वोट बेचने के लिए बेतैयार रहता है। निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव वाले 5 राज्यों में अभी तक 1760 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुएं और नकद जब्त की जा चुकी हैं। यह 5 साल पहले इन्हीं राज्यों में की गई जब्ती से 7 गुना अधिक है। कोई भी समझ सकता है कि आयोग की तमाम
सख्ती के बाद भी मतदाताओं को बांटने के लिए एकत्र की गई सामग्री और नकदी का एक बड़ा हिस्सा उन तक गुपचुप रूप से पहुंचा दिया जाता होगा। राजनीतिक दल केवल मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश ही नहीं करते हैं, बल्कि वे चुनाव खर्च की तय सीमा से अधिक धन भी खर्च करते हैं। प्रत्याशी कागजों में तो यही दिखाता है कि उन्होंने अपनी तय सीमा के अंदर खर्च किया है, लेकिन हर कोई जानता है कि यह राशि कहीं अधिक होती है। प्रत्याशियों के अलावा पार्टियां भी अच्छा खासा धन खर्च करती हैं। यह समझा जाना चाहिए कि महंगे होते चुनाव और राजनीतिक भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह है चुनाव में धन के मनमाने इस्तेमाल को रोकने में चुनाव आयोग असमर्थ दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ रिजर्व बैंक रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ कई बार टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन ना तो राजनीतिक दलों की सेहत पर कोई असर पड़ा और ना ही मतदाता यह समझने को तैयार हैं कि मुफ्तखोरी की राजनीति उनका अहित ही करती है। मतदाताओं के इसी रवैये के कारण कुछ दल यह कहकर रेवड़ी संस्कृति का बचाव करते हैं कि जनता का पैसा जनता को देने में क्या हर्ज है, और कुछ दल तो ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त में वस्तुएं और सुविधाएं देने को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना लिया। और राजनीतिक दल अपने चुनावी चंदे का हिसाब तो देते हैं, लेकिन यह नहीं बताती कि उन्हें चंदा किससे मिला है। चुनाव बॉन्ड की जो व्यवस्था बनाई गई थी वह भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उससे यह पता नहीं चलता कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। देखना है कि वह चुनावी बॉन्ड के मामले में क्या निर्णय देता है और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बना पाता है या नहीं। और राजनीतिक दलों के प्रलोभन में आकर वोट देने वाले मतदाता यह शिकायत कैसे कर सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मतदाताओं को यह आभास होना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में उनकी भी बड़ी भूमिका है। यदि मतदाता भ्रष्ट चुनावी तौर तरीकों की अनदेखी करेगा तो फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर नहीं होने वाला है। यदि राजनीतिक दलों को भ्रष्ट चुनावी तौर तरीके अपनाने से हतोत्साहित करना है तो फिर मतदाताओं को उनके प्रलोभन में आने से बचने के साथ यह भी प्रश्न करना होगा कि वे विकास योजनाओं के लिए धन कहां से लाएंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस की सरकारों के पास विकास योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन करना कठिन हो रहा है, क्योंकि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा लोक लुभावन वादों को पूरा करने में खर्च हो रहा है। और यदि मतदाता यह ठान ले कि वे राजनीतिक दलों को लोक लुभावन घोषणाओं के फेर में नहीं फंसेंगे तो राजनीतिक और चुनावी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति संवर सकती है। यह देखना दयनीय है कि जो राजनीति एक समय समाज सेवा थी वह अब एक ऐसा पेशा बन गई है कि इसलिए राजनीति में ऐसे लोग अधिक आ रहे हैं जिनका इरादा एन कैन प्रकरण धन अर्जित करना होता है। और एक समय चुनाव में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती थी। अब आप देखते हैं कि उसका स्थान धनबल ने ले लिया है। पहले विधायकों और सांसद सदस्यों के चुनाव में ही भारी भरकम राशि खर्च की जाती थी, अब तो पंचायत नगर निकाय और यहाँ तक कि आप देखिए छात्र संघ के चुनाव में भी बड़ी राशि खर्च की जाने लगी है। चूंकि हमाम में सब नंगे हैं, इसलिए मतदाताओं को भी ही चेतना होगा। उन्हें अपने लालच पर लगाम लगानी होगी। विकास कार्यों को प्राथमिकता देने वालों का साथ देना होगा। यह ठीक नहीं है कि वे मुफ्तखोरी की राजनीति करने वालों का साथ देना पसंद कर रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि यह राजनीति मुफ्तखोरी की संस्कृति को बदल देने और अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने, उनके साथ देश के भविष्य को चौपट करने वाली भी है। ये संजय गुप्त के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। संविधान दिवस के संकल्प। संविधान दिवस के पावन अवसर पर हम इस पहलू को लेकर गर्व कर सकते हैं कि हमने पिछले 7 दशकों की अनेक चुनौतियों के बावजूद संविधान में निहित गणतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप शासन चलाया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमारे संविधान के ये मूलभूत सिद्धांत मानव सभ्यता के आरंभ से ही मानव जाति की आकांक्षाओं के शाश्वत प्रतीक है। और इसलिए आप देखें, ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान सभा के सदस्य अपने देश की मिट्टी से जुड़े थे। वे देश के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश के पूर्ण रूप से अवगत थे। जिस प्रकार संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रक्षोपाय किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाहित किया गया है तथा भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि संविधान में हमारे समाज संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विचार किया गया है। यदि समय के साथ भारत की जनता व उसके प्रतिनिधियों के बीच संविधान की स्वीकार्यता और प्रासंगिकता बढ़ी तो इसी कारण ही कि आरंभ से ही यह जनता द्वारा स्वीकार किया गया है। वह हमारे संविधान ने समाज के सभी वर्गों में आशा, विश्वास और न्याय की भावना का संचार भी किया है। आज आप देखिए 26 नवंबर है ना, तो संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था। तो उसी की संविधान सभा की चर्चाओं से प्रदर्शित होता है कि सदस्यों ने कितने उत्साह से सभा की
कार्यवाही में भाग लिया और कितने विस्तार से विमर्श किया, जो हमारे संविधान के निर्माण का आधार बना। और सभा ने संविधान को तैयार करने के दौरान 11 सत्रों में 165 बैठक की है। सदस्यों ने प्रारूप संविधान के संबंध में 7,600 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए, जिनमें आप देखिए लगभग 2500 संशोधनों पर सभा में चर्चा भी हुई है। करीब आप देखिए 50,000 से अधिक लोग संविधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए आए और संविधान रचना के साक्षी भी बने। संविधान सभा को आम लोगों से हजारों अभ्यावेदन और याचिकाएं प्राप्त हुई और इससे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आम लोगों की रुचि और उत्साह का पता चलता है। संविधान के प्रावधान देश के प्रशासनिक तंत्र के लिए ही नहीं अपितु आम नागरिकों के लिए भी आस्था के अवलंब है। संविधान के माध्यम से ही राष्ट्र और नागरिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जाता है। नागरिक अपनी समस्याओं के निवारण के लिए और अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संविधान के आधार पर ही जनप्रतिनिधियों और कार्यपालिका के पदाधिकारियों से संपर्क करते हैं और विधानमंडलों और न्याय मंडलों के समक्ष अपने विषय उठाते हैं। संविधान की प्रतिष्ठा बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि उसे किस प्रकार लागू किया जाता है। संविधान शिल्पी बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे अंगों की व्यवस्था कर सकता है। राज्य के इन अंगों का कार्यकरण जनता और राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। विगत दशकों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो यह स्वीकार करना होगा कि राज्य के तीनों अंगों ने संविधान के सिद्धांतों मूल्यों को अक्षुण्ण रखा है। संविधान के उपबंधों ने न केवल हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रहरी का काम किया है अपितु हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों के अनुरूप सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में हमारा मार्गदर्शन भी किया है। हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि प्रत्येक नागरिक की आशाओं अपेक्षाओं का प्रतिबिंबित है और इसमें विविधता का सम्मान है और मतभेद के लिए भी पर्याप्त स्थान है। हमारी राजनीतिक विचारधारा में संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तमाम चुनाव के बाद सत्ता के हस्तांतरण में कभी बाधा नहीं आई। सत्ता का सुचारू हस्तांतरण पूरे विश्व के लिए एक विलक्षण मिसाल है, विशेषकर तब जब उत्तर औपनिवेशिक काल में हिंसा के बल पर निर्वाचित सरकारों का तख्ता पलटने और आकस्मिक रूप से संविधान रद्द करने के अनेक दृष्टांत देखे हम लोगों ने। और संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए इसे लचीला और कारगर बनाया ताकि एक काल विशेष में बनाया गया यह दस्तावेज भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समायोजित कर सके। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि संवैधानिक प्रावधान में संशोधन भी संभव है, किंतु किसी अनुच्छेद में कितनी आसानी से संशोधन किया जा सकता है, इसकी ठोस कानूनी सिद्धांत और संबंधित अनुच्छेद की विषय वस्तु के व्यवहारिक तर्कों के आधार पर अत्यंत सावधानी पूर्वक व्यवस्था की गई है। एक तरीके से हमारे संविधान में लचीलेपन कठोरता के बीच एक अद्भुत संतुलन है। जैसे वे संविधान जो संघीय संरचना को प्रभावित करते हैं उन्हें राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बहुमत से भी पुष्ट किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी नारी वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक विधान रहा है। संसद के नए सदन भवन के ऐतिहासिक पहले सत्र में दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया गया है। यह अधिनियम एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। किसी प्रकार कार्यपालिका और विधायिका ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास तथा लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कानून लाने के लिए एकजुट होकर काम किया। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि संविधान की भावना से प्रेरणा लेकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। लेखक लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब के द्वारा लिखा गया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही होता है, लोकसभा सदस्यों में से ही। कल्पना की उपयोगिता असीम है। जो हम कल्पना करते हैं वह कल्पना हमारी प्रेरणा बनती है और उसके आधार पर ही हम प्रयास कर उसको साकार बनाते हैं। चलिए देख लिया करिए। ये न्याय में देरी का सवाल, अंततः पत्रकार सौम्या विश्वनाथ की हत्या के 4 दोषियों को जो, और देखिए हर समय हमारी न्यायपालिका पर देश में विभिन्न आप देखते हैं संस्थानों पर सवाल उठते हैं न्याय में देरी के कारण। आर्थिकी को शक्ति, प्रकृति को मात्र आंकड़ों की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करने के प्रयास धरातल पर भी देखने चाहिए। इसमें सिलिकॉन की चिप में आया रेशम। ये आप देखिए सिलिकॉन के साथ रेशम का प्रयोग कुछ अटपटा लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने रेशम के प्रोटीन को लेकर एक जैविक हाइब्रिड ट्रांजिस्टर विकसित करके सबको चकित कर दिया है। आपके मोबाइल के माइक्रो प्रोसेसर चिप में 15 अरब से अधिक छोटे ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन, सोने और तांबे जैसी धातुओं और इंसुलेटर से बने होते हैं जो एक साथ विद्युत करंट लेते हैं और सूचना संचारित करते हैं। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त सामग्री अकार्बनिक होती है जो मूल रूप से आप देखिए धातु से प्राप्त होती है। विज्ञानियों ने सोचा कि यदि इन मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक
घटकों को आंशिक रूप से जैविक बना दिया जाए तो वे परिवेश पर सीधे प्रतिक्रिया करने और जीवित आप देखते हैं ऊतक की तरह परिवर्तित होने में सक्षम हो सकते हैं। अमेरिका में टॉफ्ट्स यूनिवर्सिटी की इस सेल लैब की एक टीम ने इसे ट्रांजिस्टर बनाए जिनमें आप देखिए इंसुलेशन सामग्री को जैविक रेशम से बदल दिया गया है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि रेशम के रेशों में फाइब्रोइन होता है जो एक आप देखिए संरचनात्मक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को जमा किया जा सकता है। उसके गुणों को बदलने के लिए इसे अन्य रासायनिक और जैविक अणुओं के साथ आसानी से संसाधित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने प्रोटोटाइप उपकरण के पहले प्रदर्शन के लिए अत्यधिक संवेदनशील और अत्यधिक तीव्र श्वास सेंसर बनाए हैं। इसके लिए उन्होंने हाइब्रिड ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जो आर्द्रता में परिवर्तन पता लगा सकता है। रेशम की परत में कुछ और संशोधन से ये उपकरण हृदय और फेफड़ों के कुछ रोगों के साथ स्लीप एपनिया नींद में बार बार सांस रोकने की बीमारी का पता लगाने में भी सक्षम हो सकते हैं। ये उपकरण सांस में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर और अन्य गैसों व अणुओं को पकड़ सकते हैं जिनमें आप देखिए नैदानिक जानकारी मिल सकती है। हाइब्रिड ट्रांजिस्टर के विकास से पहले सेल्क लैब ने कुछ खास किस्म के कपड़ों के लिए जैव सक्रिय स्याही बनाने के लिए रेशम के फाइब्रोइन का उपयोग किया था। ये कपड़े वातावरण व शरीर पर परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। ये ऐसे टैटू को महसूस कर सकते हैं जिन्हें स्वास्थ्य और आहार की निगरानी के लिए त्वचा के नीचे या फिर आप देखिए दांतों पर रखा जा सकता है। सिल्क लैब ने ऐसे सेंसर भी विकसित किए हैं जिन्हें किसी भी सतह पर मुद्रित किया जा सकता है। ये सेंसर कोविड के लिए जिम्मेदार वायरस और दूसरे रोगजनकों का पता लगा सकते हैं। हाइब्रिड जैविक ट्रांजिस्टर बनाने में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती सूक्ष्म स्तर पर रेशम की प्रोसेसिंग की क्षमता प्राप्त करना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसे हासिल करने के बाद अब हम उन्हें निर्माण प्रक्रियाओं के साथ हाइब्रिड ट्रांजिस्टर बना सकते हैं जिनका उपयोग चिप निर्माण के लिए किया जाता है। या छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। असहमति निर्माण का राजनीतिक खेल। भाजपा की नीतियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असहमति रखने वाले अनेक बुद्धिजीवी मौका मिलते ही उन पर वैचारिक हमला करने का अवसर नहीं चूकते हैं, परंतु ऐसा करते हुए अपनी बातों को पूरी तरह से तथ्यों के साथ प्रस्तुत नहीं करते। इसके पीछे उनका मंशायन कैन पे कारण मोदी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास ही रहता है ताकि उसका लाभ विपक्षी दलों को मिल सके। लिहाजा इस तरह के मामलों पर हमें समग्रता में समझने की आवश्यकता है। अहिंसक सभ्यता का वाहक, वही संविधान पर बात हो रही है। जनशक्ति की जय हो, ये किताबें पढ़ सकते हैं। भारतीय ज्ञान एवं चिंतन परंपरा, खंडित प्रेम की ना बुझने वाली दीप्ति। स्वास्थ्य बीमा खरीदते समय बीमारी जरूर बताएं। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट बीमारी की जानकारी नहीं देने पर खारिज हो जाते हैं 25% क्लेम। अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान खारिज क्लेम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सीमा वाले बीमा के खारिज होने की प्रतिशत कम है। 50% क्लेम बीमा उत्पादों की सीमित समझ के कारण होते हैं खारिज। 2 लाख बीमा क्लेम्स खारिज हो चुके हैं इस वर्ष अप्रैल सितंबर के दौरान। सीएनजी और पीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस का मिश्रण अनिवार्य होने की बात हो रही है। शांत रहे, निवेश जारी रखें। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसी की बात है। मार्च से खरीद बिक्री के दिन ही शेयर निपटान। सेबी चेयरमैन माधवी पुरी बुच ने कहा कि पूरी तरह से वैकल्पिक होगी नए शेयर निपटान प्रणाली और अभी अगले दिन निपटान की व्यवस्था। तत्काल निपटान को लेकर हितधारकों को सुझाव पर भी विचार। 9 वर्ष में 20 गुना बना देश का मोबाइल उद्योग। आप देखें, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने ये कहा है। 78% मोबाइल फोन का आयात करता था भारत 2014 में, अब 99.2% मेड इन इंडिया मोबाइल फोन की बिक्री इस समय आप देखेंगे। पिछले वर्ष 3.5 करोड़ के मोबाइल फोन का उत्पादन हुआ। ऐसे बड़ा मोबाइल का उत्पादन, ये उत्पादन मूल्य करोड़ में आप लोग देख रहे हैं 3,50,000 करोड़। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत में पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की अनुमति नहीं है। नेपाल के पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट के अधिकारियों ने शनिवार को ये कहा है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं हमले का शिकार भारतीय छात्र कोमा में पहुंचा। वैश्विक स्तर पर हिंदू संगठनों में बेहतर समन्वय की जरूरत है, आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसवाले कह रहे हैं। हिंद महासागर में इजरायली जहाज पर हुआ ड्रोन हमला।
ईरान पर शक जताया जा रहा है इसमें। उत्तर कोरिया के जासूसी सैटेलाइट ने अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए ये आप देखिए, ये दक्षिण कोरिया है, ये उत्तर कोरिया ऊपर देखने को मिलता है। चाइना का पड़ोसी है, ये हमारा प्यारा भारत है। चाइना का पड़ोसी है तो आप देखिए चाइना जैसी हरकतें ही करेगा लगभग। तो ये सब आप देख रहे हैं, ये आपका खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। उदय सहारन करेंगे अंडर 19 एशिया कप में भारत का नेतृत्व, आप देखेंगे। गावा स्टेडियम का किया जाएगा पुनर्निर्माण, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में स्थित गावा स्टेडियम। ये विजय हजारे ट्रॉफी राजस्थान की जीत में चमके चाहर हुड्डा। रिकार्डो पावेल का शतक, इंडिया कैपिटल्स ने दर्ज की पहली जीत। सात्विक और चिराग की जोड़ी फाइनल में पहुंच चुकी है। ये कहाँ की बात हो रही है? चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। आदिवासी कल्याण योजनाओं के प्रति राज्यों को होना पड़ेगा संवेदनशील, ये अर्जुन मुंडा कह रहे हैं। इनका इंटरव्यू है, आप देखेंगे। विश्व के टॉप 10 धावकों में शामिल हुए सावन वर्माल ने बैंक ऑफ चाइना हांगकांग हाफ मैराथन में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कर्णों ने छेड़ा शब्द का जंग। ये आप देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कर्णों की पहल को मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति। पैदल चलाएं, बिजली बनाए, ऊर्जावान रहे। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित सूलिनी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर ने छात्रों की मदद से सिर्फ 5,000 रुपये में ऐसा पंपिंग सिस्टम तैयार किया जो ना सिर्फ सिंचाई करेगी बल्कि बिजली भी पैदा करेगी। अच्छी बात है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई पॉइंट मिल जाते हैं। ये विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत स्टेशन फ्रांस में खुला। 1966 में आज ही विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत स्टेशन फ्रांस में खुला था। फ्रांस के रेंस नदी पर रेंस टाइडल पावर स्टेशन का उद्घाटन तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल द्वारा किया गया था। आज यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वारीय बिजली स्टेशनों में से एक है। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। 1949 में आज ही भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरी तरह से। संविधान सभा की स्थापना 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। संविधान की मूल लिपि चरमपत्र सीट पर लिखी गई थी। इसका वजन आप देखिए 3.75 किलोग्राम था। प्रोफेसर यशपाल ने विज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। विख्यात प्रोफेसर यशपाल का जन्म आप देखेंगे, ये 1926 में आज ही के ब्रिटिश भारत के झांग यानी कि अब पाकिस्तान में हुआ था। यशपाल की पहली नौकरी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में की थी। बाद में आप देखिए वही प्रोफेसर भी बन गए। 1973 में भारत सरकार ने उन्हें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का पहला डायरेक्टर नियुक्त किया। यशपाल 1991 में दूरदर्शन पर चर्चित कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट में विज्ञान को सरल शब्दों में आम जनता तक पहुंचाने के प्रयासों के कारण खूब लोकप्रिय हुए। 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बर्फीला माउंट एटना उगल रहा है लावा। यूरोपीय देश इटली के भूमध्य सागरीय द्वीप सिसिली में बर्फ से ढका माउंट एटना ज्वालामुखी फूट पड़ा है। इसके साथ यह खूब लावा उगल रहा है। शनिवार को ऐसा दृश्य दिखा। यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई आप देखिए 3,350 मीटर है। सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकने के लिए बनाया सेंसर। आईआईटी के विज्ञानियों ने विकसित किया मॉइस्चर सेंसर। सोलर टी की ऊर्जा से चलने वाले पंप को करेगा ये नियंत्रित। अब आप देखें, मेटल 3D पेंटिंग पर नहीं करना होगा अधिक खर्च। आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने विकसित की कम खर्च वाली मेटल 3D पेंटिंग तकनीक। एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, स्पेयर पार्ट्स, बायोमेडिकल डिवाइस क्षेत्र में आएगी नई क्रांति। इससे कोयला कण प्रदूषण से मृत्यु का जोखिम अन्य स्रोतों की तुलना में दोगुना होने की बात हो रही है। सिगरेट ना पीने वालों में कैंसर के खतरे का पता लगा सकता है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इसका भी प्रयोग यहाँ होने लगा। जगबलती से महिला ने दी 5 लाख रुपए की ट्रिप। वॉशिंगटन अमेरिका की बात हो रही। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड
30 वर्ष से अधिक समय तक सागर तल पर अटके रहने के बाद पहली बार आगे बढ़ा है। A23 नामक यह हिमखंड 1986 में अंटार्कटिक तटरेखा से अलग हो गया था और विडेल सागर के तट पर फंसने के साथ बर्फ का एक द्वीप बन गया था, जो कि लगभग आप देखिए 400 वर्ग किलोमीटर, माफ करिए 4000 वर्ग किलोमीटर का है। यह न्यूयॉर्क सिटी के 3 गुने तथा ग्रेटर लंदन के आकार के 2 गुने से भी अधिक है। हाल के सैटेलाइट चित्रों से ज्ञात हुआ है कि यह तेजी हवाओं और धाराओं के साथ तीव्र गति से यह बह रहा है। संभावना है कि यह साउथ जॉर्जिया द्वीप पर तल पर ठहर जाए, लेकिन आशंका ये भी है कि यह अंटार्कटिका के जीवों के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट और हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च के विज्ञानियों ने ग्रीनलैंड और स्पिट्सबर्गेन के बीच विशाल हिमखंडों द्वारा समुद्र तल पर छोड़े गए निशानों को चिन्हित किया है। जब भी हिमखंड इधर उधर भागते हैं तो वे समुद्र तल पर निशान छोड़ते जाते हैं और उसकी गहराई और स्थान के आधार पर निशान लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं। चलिए, ये भी मूवियों से जुड़ी खबरें थी, फिल्मी दुनिया से। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं।